हेलो एवरीवन। तो शक्ति सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रहेगा साइंस वाला। ठीक है, इससे पहले हम आईसीटी का यानी कि कंप्यूटर का ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये वीडियो आने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। रीज़न वही था कि थोड़ा हार्डवेयर इशू चल रहा था। बेसिकली जो पेन टैब है जिससे हम स्क्रीन पे लिखते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। साथ में मेरा हेल्थ में भी बहुत मेजर इशू आ गया था। अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो तबीयत मेरा ठीक नहीं रह रहा था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ा आवाज़ भी आपको बैठा हुआ लगेगा, लेकिन ठीक है, अभी से रिज्यूम रहेगा। और अगर आप लोगों का रिस्पांस आगे अच्छा रहता है तो जल्दी जल्दी और वीडियोस आते रहेगा। ठीक है, इसमें हम सिर्फ सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं उठाए हैं, उसके साथ साथ में असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इस तरह का बहुत सारा अलग अलग एग्जाम है जो जेपीएससी करवाता है। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का सवाल रिलेवेंट मिला है वो हम उठाए हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार। यहाँ आपको पूरा इसका कलेक्शन मिलेगा। इसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पीडीएफ का भूख है, जो पीडीएफ कलेक्टर बनने के शौकीन हैं, उनको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। हमारा जो एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप है, जिसका लिंक आप यहाँ पे ऐसे इमेज देख रहे हैं, इसका लिंक हम पहले कमेंट में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको फ्री कोर्सेस वाला सेक्शन में। ठीक है, फ्री कोर्स जाएंगे तो उसमें शक्ति सीरीज़ आपको दिखेगा। कोई उसमें इनरोल करने का कोई पैसा वैसा नहीं देना, सीधा व्यू कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पहले और इसके बाद जितना भी वीडियो आएगा सबका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। साथ में अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं जेपीएससी का GS1 का, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही अवेलेबल है। इसका भी जो लिंक है हम पहले कमेंट में लगा देंगे। ठीक है, टोटल 10 टेस्ट है, जिसमें कि पहला टेस्ट फ्री है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पहला टेस्ट फ्री है। लगाइए, क्वालिटी अच्छा लगता है तो बाकी टेस्ट भी आप बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और ये प्राइस भी अगर आपको देने का मन नहीं है तो आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कीजिएगा। वहाँ पे एक कूपन कोड लगाने का सेक्शन आएगा, वहाँ ऑफिसर कूपन कोड लगा देने से आपको और इसमें डिस्काउंट की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब रहा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला बात। लंबा हो गया शायद, लेकिन अभी थोड़ा और लंबा होगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी बात है, सुन लीजिए। ठीक है, ये नहीं सुनेंगे तो आगे आपको वीडियो देख करके लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्योंकि सीरीज़ का नाम हम क्या रखें दोस्त, शक्ति रखें। ठीक है, तो आपको शक्ति नहीं मिलेगा, आपका शक्ति छिन जाएगा अगर ये पार्ट आप स्किप किए तो। देखिए, जनरल साइंस से टोटल 6 सवाल आने वाला है जेपीएससी में, ये जेपीएससी बोला है। ठीक है, अब जो सवाल है आप देखिए GS लिखा हुआ है, जनरल साइंस है। ठीक है, तो जनरल इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कीवर्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है सो हम कहाँ से उठाए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर से, कुछ उठाए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर से। जाहिर सा बात है कि असिस्टेंट इंजीनियर में जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा बैठ रहा है, ठीक है, बच्चा बोलना वैसे गलत होगा, लोग बैठ रहे हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर लोगों के लिए पेपर थोड़ा सा साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा अप लेवल का रखा जाएगा। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन होगा, जाहिर सा बात है थोड़ा अप लेवल का होगा। उसी तरह फूड सेफ्टी ऑफिसर में जाहिर सा बात है कि बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा अप लेवल का होगा। तो बहुत सारा ऐसा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा ही अप लेवल का था, जो कि सिविल सर्विसेज में देने का तुक नहीं बनता, बहुत टेक्निकल हो जा रहा था, उसको हम इंक्लूड नहीं किए, उसको हम हटा दिए हैं। ठीक है, तो वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। साथ में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मिल भी रहा होगा, थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो हम बताते चलेंगे कि ये हाई लेवल का सवाल है, संभावना कम है इसका कि सिविल सर्विसेज में ऐसा सवाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी होगा ना, असिस्टेंट इंजीनियर या फूड सेफ्टी ऑफिसर ऐसे एग्जाम्स में, जो कि उस जमाने में जब कभी ये सवाल पेपर हुआ होगा, उस समय ये सब बहुत तोप टाइप का चीज़ माना जाता था, लेकिन अब इस सब में उतना दम बचा नहीं है। ठीक है, जनरल साइंस में अब इसको आप गिन सकते हैं, तो वैसा सवाल से डरिएगा नहीं। तो हम वही आपको बता दे रहे थे, ये वाला सेक्शन इसलिए ज़रूरी था कि आप डर नहीं जाएं। बहुत सारा सवाल को जो हाई लेवल है उसको देख करके डर नहीं जाएं कि हाय रे बाप, मेरा साइंस का तो तैयारी हुआ ही नहीं है, तो अब करें का पूरा घटना चक्र कैसे क्या करें, तो उसके लिए हम बता दे रहे थे। बाकी हम लोग इस बार थोड़ा अलग करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही सब असिस्टेंट इंजीनियर वाला पेपर है, तो वहाँ से नहीं, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेज़र के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, टेज़र बहुत बार रोड पे निकलते हैं तो कुत्ता उत्ता जब बहुत परेशान कर देता है ना, तो मन करता है उसको भी यही मार दें। टेज़र बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे देखिए एक मुजरिम है, कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, तो अगर इसको आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कि ये आप पे हमला नहीं करे, इसको मारना नहीं है, जान से नहीं मार सकते। जैसे अभी चल रहा है ना वहाँ पे बॉर्डर उडर पे, पंजाब हरियाणा वाला पे, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कोई आ गया उधर से हाथ में डंडा उंटा लेके, और दूर से देखने में लग रहा है कि डंडा है, तलवार है, पता नहीं क्या है, क्या इसका इरादा है, मारने आ रहा है कि बात करने आ रहा है, पता नहीं है, लेकिन हमलावर लग रहा है। तो पुलिस क्या करेगा, इसको डायरेक्ट गोली मारना अच्छा बात तो होगा नहीं, क्योंकि आखिर बोल तो रहा है कि ये किसान है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट गोली मारना अच्छा बात नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एक टेज़र, एक
नॉन लीथल वेपन होता है, बेसिकली एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर से ऐसे 2 वायर निकलेगा, इसके शरीर में जाके धंस जाएगा, ठीक है, और एकदम हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट इसके शरीर में घुसेड़ेगा एकदम, ठीक है, एकदम शरीर झन्ना देगा ऐसा कि इसका पूरा शरीर जो है सो कुछ पलों के लिए पैरालाइज हो जाएगा और ये जमीन पे धड़ाम से गिर जाएगा। इसका बॉडी कुछ मिनट के लिए एकदम डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये हिल डुल नहीं पाएगा, लेकिन इसका मौत नहीं होगा, ठीक है, मृत्यु नहीं होगा। तो टेजर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला एक हथियार होता है, इलेक्ट्रोशॉक का वेपन होता है, ठीक है। तो टेजर के बारे में आपसे पूछा, ठीक, चलिए। तो हालांकि ये सब जो हम एग्जाम्पल दिए जस्ट बिकॉज आपको समझ में आ जाए, ठीक है, सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। आगे देखते हैं, आइजैक एसिमोव जो है, ठीक है, ये कौन थे, तो ये एक साइंटिस्ट नहीं थे, साइंस के बारे में किताबें वगैरह लिखा करते थे, इसीलिए ये साइंस फिक्शन राइटर हैं, बहुत से आप लोग इसको जानते भी होंगे, ठीक है। रोबोट से रिलेटेड बहुत सारा इन्होंने बुक्स और स्टोरीज लिखा है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल क्या है, गाइया थ्योरी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, गाइया थ्योरी। तो गाइया थ्योरी बेसिकली ये मानता है ना कि जो पूरा हमारा पृथ्वी है ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पृथ्वी जो है सो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और जैसे हमारे शरीर में होता है ना कि अलग अलग जो ऑर्गेन होता है, जैसे पेट होता है, ठीक है, हार्ट होता है, हड्डी होता है, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, उसी तरह जितना भी ऑर्गेनिज्म धरती पे रहता है ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है और पूरा धरती एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो यही मानता है अर्थ एज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये गाइया थ्योरी में माना जाता है। गाइया बेसिकली क्या है, गाइया जो है वो जैसे हम लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, धरती माता बोला जाता है ना, तो वैसे ही ग्रीक लोग के अंदर गाइया को धरती माता माना जाता था, तो धरती माता का नाम वो लोग गाइया रखा था। और ज़्यादातर आप जो देखेंगे वेस्टर्न साइंटिस्ट लोग जो होता है वो लोग अपने कल्चर को वैल्यू करता है, और उन लोग का जो कल्चर है वो बहुत सारा ग्रीस से इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो वो लोग अपने कल्चर को छोड़ता नहीं है, साइंस में भी अपने कल्चरल टर्म्स को यूज़ करता है, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, पेट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, पेट्रोलॉजी क्या है। तो आमतौर पे यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि पेट्रोलॉजी देखा, यहाँ पे पेट्रोल देखा, कट से इसको मार दिया, लेकिन ये सब गलती नहीं करना, पहले चारों ऑप्शन पढ़ना है। पेट्रोलॉजी बेसिकली क्या होता है ना, जियोलॉजिकल और केमिकल स्टडी होता है रॉक का, ठीक है, यानी पत्थरों का जो स्टडी होता है उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक। साथ में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, द स्टडी ऑफ पेट्रोल एक्सप्लोरेशन इन मरीन इन्वायरमेंट, इसको क्या कहते हैं, मरीन पेट्रोलियम जियो साइंस कहते हैं, या फिर ऑफशोर पेट्रोलियम जियोलॉजी कहते हैं। ये सवाल, ये वाला जो एक्स्ट्रा बात है ये उतना काम का नहीं है, मेन आपको पेट्रोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये वाला जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, जिसको याद होगा डक से डायरेक्ट वो कर सकता है। ऐसे इसको हम याद करने का एक थोड़ा आपको तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए बॉयल्स लॉ है, ठीक है, बॉयल्स लॉ होगा इसका आंसर। बॉयल्स लॉ आपको याद कैसे रखना है, तो बॉयल से याद करेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, बॉयल, ठीक है, बॉयल के जैसा सुनाई देता है। बॉयल करने के लिए हमेशा किसका ज़रूरत होता है, टेम्परेचर का। तो एक जो इक्वेशन होता था ना आपका आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन बच्चा वाला ही सबको याद ही होगा, थोड़ा ना थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। तो N और R ये दोनों ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है, और टेम्परेचर का जो T है ये भी कांस्टेंट हो जाता है बॉयल्स लॉ में, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है। यानी कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 ऐसे करके चलते रहेगा। तो ये बॉयल्स लॉ का आपका बेसिकली दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, टॉपिक का यहाँ से आइडेंटिफाई का हुआ कि एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो तीनों लॉ है ये हमको बढ़िया से पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आजकल कोई बड़ा बात तो है नहीं, स्टेट PCS में ये सब सवाल आते ही रहता है। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सवाल आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का वो किस तरह का होता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे तो इसके बाहर में एक इस तरह से परत होता है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग, और इसके जैसे इधर भी क्लैडिंग होगा, इधर से क्लैडिंग होगा चारों तरफ से, और बीच में ये जो एक सेक्शन होगा इसको हम कहेंगे कोर। ये जो बीच वाला है ये होगा कोर, इसी के अंदर लाइट जो है सो ऐसे 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 करके पार होता है, और ऊपर में होता है क्लैडिंग। तो हमेशा ये देखिए किसके बेसिस पे काम करता था आपका ऑप्टिकल फाइबर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करता था। और इसमें बेसिक फंडा क्या रहता है कि अंदर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंस होना चाहिए और बाहर वाला रेयर होना चाहिए, यानी कि अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बाहर वाले का कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से अच्छे से देखिएगा, भगा भगा के नहीं देखेंगे, साइंस है, थोड़ा सा
जटिल हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन हाई लेवल एकदम नहीं है बाबू, याद रखना। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपको रट लेना है, लेकिन ये सवाल हाई लेवल नहीं है, ये सवाल आ सकता है। ठीक, अगला सवाल एकदम बच्चा वाला, HIV का फुल फॉर्म। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये सब, अब तो सबको पता चल ही गया होगा। ठीक, अच्छा, कौन सा टेक्नोलॉजी है या कौन से तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट कंट्रोल टीवी के? अच्छा देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हिंदी में तो आपको पढ़ पढ़ के बता ही दे रहे हैं, तो इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। ज़्यादातर जगह पे बाइलिंगुअल है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इंग्लिश हिंदी का, तो वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है सो आपको डिक्टेट तो कर ही दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको रिमोट कंट्रोल टीवी का रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है? तो रिमोट कंट्रोल होगा, उसके सामने में आप देखेंगे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है जिससे लाल रंग का रोशनी चमकता है। ये सब एक्सपेरिमेंट तो आप लोग किए ही होंगे अंधेरा में चमका चमका के। तो ये रेड कलर का होता है, इसलिए इंफ्रारेड इसका सीधा आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या होगा? इसमें से कौन जो है सो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत सी कॉमन सवाल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रसिद्ध और सबसे बदनाम टाइप का ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो खत्म कीजिए। CH4 ये बेसिकली क्या आपका मीथेन है। ठीक है, गोबर गैस वाला मीथेन, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छा इसका ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा घातक होता है। उसके बाद N2O, यह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? यही हो जाएगा आपका लाफिंग गैस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होता है। तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि ग्रीन हाउस गैस को अच्छा से पढ़ेंगे, इसका अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। उसके साथ में आप एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे नेट से। अगला सवाल क्या है? ज़्यादातर जो हाइब्रिड सरफेस व्हीकल हैं उसमें किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? अब देखिए, ये सवाल थोड़ा पुराना है, उस समय ये हाई लेवल का था, लेकिन अब जो हाइब्रिड व्हीकल है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला हुआ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो हाइब्रिड व्हीकल बेसिकली क्या होता है ना, कि जो गाड़ी होता है आपका 4 पहिया वाला, उसमें एक नॉर्मली आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि जो बेसिक इंजन होता है वो आपका रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर और प्लस इंटरनल कंबस्शन इंजन जब मिलेगा तो हाइब्रिड सरफेस व्हीकल बन जाएगा आपका। ठीक, अगला सवाल क्या है? सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल किससे रिलेट करता है? आपका ब्रेन से। ठीक है, तो सेरिब्रल मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो है सो उसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL जो लाइट होता था पहले, आजकल तो हर जगह LED चलने लगा है, लेकिन पहले जो CFL होता था, इसको डिस्पोज करने में यानी कि इसको ठिकाने लगाने में समस्या क्या होता था? तो उसमें ग्लास होता था। ठीक है, ग्लास होता था, ये दिक्कत है, लेकिन उतना कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत होता था कि उसमें मर्क्यूरी रहता था। ठीक है, और मर्क्यूरी क्या है? हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए ये हार्मफुल चीज़ होता है। तो इसमें मर्क्यूरी होने की वजह से ये दिक्कत वाला चीज़ है। अगला सवाल क्या है? ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? तो ग्राफीन का इस्तेमाल यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। बेसिकली बहुत सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में ग्राफीन का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है ट्रांजिस्टर। अच्छा, PDF कहाँ मिलेगा? फिर से रिपीट मार देते हैं, एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप है, उसमें जाना है, फ्री कोर्सेस वाला सेक्शन में घुसिएगा। फ्री कोर्सेस में शक्ति सीरीज़ का आपको सारा PDF वहाँ पे मिलते जाएगा। ठीक, चलिए, तारों का जो रंग है यानी स्टार का जो कलर है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? ठीक है, यानी कि कोई तारा है वो येलो दिखेगा, रेड दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है उसको? तो वो है उसका सरफेस का जो टेम्परेचर होगा, उसी हिसाब से उसका कलर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर तारा जो है सो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो वो आपको ब्लू कलर का या वाइट कलर का दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे उसका कलर जो है सो लाल के तरफ आते जाएगा। ठीक है, रेड की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो रेड हो गया, रेड ब्राउन हो गया, इस तरह का कलर जो है वो ठंडा तारों का होता है। और जो आपका ब्लू और वाइट है ये आपका गर्म तारों का कलर होता है। ठीक है, तारा यानी कि स्टार, जैसे कि हमारा सन भी एक स्टार है, तो अगर इस कंपैरिजन से आप देखेंगे तो स्टार, हालांकि हमारा सन भी बहुत गर्म है, लेकिन हमारे सूरज से कहीं ज़्यादा गर्म तारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगला सवाल क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल्स। फोटोवोल्टेइक सेल्स बेसिकली क्या है कि जिससे आपका
रोशनी वगैरह का काम किया जाता है, ठीक है। फोटो से आपको रिलेट करना है कि लाइट, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हैं बेसिकली वो सिलिकॉन के बने रहते हैं। अगला सवाल क्या है, कार्बन फुटप्रिंट का आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है। इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन जो है सो आपको यहाँ से आता है। कुछ कुछ जो है सेक्शन ओवरलैप किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ जानने के लिए मिल रहा है, कोई उसमें नुकसान है नहीं, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट का डेफिनेशन क्या है, तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या होता है, आपका ऑप्शन यहाँ चारों है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा देखने का भी सवाल कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस को थोड़ा सा पढ़ते चलें। तो बेसिकली क्या होता है कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसी पर्सन द्वारा या किसी इवेंट द्वारा, जैसे अभी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे सर्टन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बना, कोई ना कोई कोयला जलाया होगा किसी पावर प्लांट में, वहाँ से ये हमको मिला होगा। तो कोयला जला के जितना ग्रीन हाउस गैस निकला, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके साथ मीथेन, विथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस निकला होगा, तो वो सारा जो सेट है उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट में याद रखिएगा नॉर्मल आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, इसमें आपको बाकी हर ग्रीन हाउस गैस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें से क्या जो है सो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए इंडिया में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा थर्मल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोयले का, और कोयला क्या आता है, एक थर्मल सोर्स है, इसको जला के हम इससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो है थर्मल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो होता है स्मॉल जी, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो देखिए हमारा जो धरती है वो लगभग एक इस तरह का शेप का है, ठीक है, परफेक्ट गोला नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर में आप देखेंगे कि जो रेडियस है यानी सेंटर से जो दूरी है थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पोल में थोड़ा सा कम होता है। तो सेंटर से दूरी कम होने की वजह से पोल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर में जो इसका वैल्यू है सो कम होता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए था। अगर समझ में नहीं आया रेडियस वाला बात, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन रिपीटिशन का बहुत चांस है कि ये सवाल दोबारा रिपीट मारेगा। तो जी का वैल्यू मैक्सिमम जो है सो पोल पे होता है और मिनिमम जो है सो इक्वेटर पे होता है, ठीक। देखिए एक जमाना पे ये सब सवाल जो था सो टेक्निकल माना जाता था, लेकिन अब जो है ये सब जनरल साइंस में घुस चुका है। अगला सवाल ये थोड़ा सा हाई लेवल है, अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप स्किप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीएन जंक्शन जो होता है, ठीक है, इधर पी साइड है, इधर एन साइड का जब हम जंक्शन बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। दोनों के बीच में ब्रेकडाउन जब होता है यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन का जब जंप होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये जो है एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है। अब इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है, वो सब हमारे स्कोप से बाहर है क्योंकि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का नहीं, ठीक है। तो ये सवाल आप स्किप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, टेफ्लॉन से बहुत प्यार है जेपीएससी को। 2-3 सवाल इस पूरे सेक्शन में आपको टेफ्लॉन से रिपीटेड मिलेगा, तो टेफ्लॉन बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। एक टेफ्लॉन बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, एक केवलार अच्छा से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे सवाल आपको आते रहता है, ठीक। और एक थोड़ा सा पीवीसी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये आया नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो टेफ्लॉन का आपको यहाँ पे केमिकल नेम पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है सो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सामने से सप्लाई करके दे रहा है। क्या दे रहा है कि टेफ्लॉन जो है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में, यानी कि खाना बनाते हैं ना, तो कोई कोई आपका आजकल नॉन स्टिक पैन चला हुआ है जो कि चिपकता नहीं है उसमें खाना आसानी से। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें टेफ्लॉन का कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये टेफ्लॉन का बेसिकली केमिकल नेम क्या है, तो आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ठीक है। ये क्या हो गया जी, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरीन का कंपाउंड होता है बेसिकली। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन इससे रिपीट मारा है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट मार सकता है, ठीक है। मोज स्केल, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसमें टेस्ट किया जाता है किसी भी मटेरियल के हार्डनेस को जानने के लिए। बस इतना जानिए कैसे होता है, क्या होता है, इसके अंदर डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है। बस मोज स्केल आप देखेंगे तो मिनरल का जो हार्डनेस होता है वो इससे फाइंड आउट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। पेंसिल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, अभी सब तो बचकाना सवाल हो गया। ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है पेंसिल बनाने में, ठीक। ग्रेफाइट में थोड़ा सा क्ले मिला के आपका पेंसिल का जो लीड होता है उसको बनाया जाता है। चलिए अच्छा, लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली जब गिरता है ना पेड़ उड़ पे, जैसे इतना गंदा ड्राइंग दी,
पेड़ उड़ है, पेड़ पे अगर जैसे बिजली गिरा तो पेड़ जो है सो जल के एकदम फट जाता है, बहुत बार बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो ये जो है काहे फटता है, इसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि लाइटनिंग बोल्ट बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आने से ऐसा नहीं होता। लीव जो है सो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज बन जाता है। ये सब केमिकल इलेक्ट्रिकल टर्म्स बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन जो रीज़न होता है कि जब ये इसको आता है ना तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर जाता है, और ये जो भी पेड़ होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी सूखा हुआ रहता है, ठीक है। इसके जो सारा जिसका जो पार्ट्स है उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, और जब अचानक से इसका टेम्परेचर राइज करता है ना तो ये पानी को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और फटाक से इसको पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है पूरे पेड़ को। स्टीम जब इससे अंदर से अचानक से इसको रिलीज होना रहता है तो ये ब्लास्ट होकर के रिलीज होकर निकलता है। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, रिपीट होने का चांस बनेगा। चलिए अगला सवाल है 1 किलोवाट आवर 1 kWh जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है बेसिकली आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, इसके बराबर होता है, यानी कि 36 इंटू 10 का पावर 5 जूल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए, ये मेमोराइज वाला है। हालांकि देखो जो नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड से होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, वो इस सब को डिराइव वराइव कर लेगा, उन लोग इसको याद नहीं करता। लेकिन अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला है, फालतू टेंशन लेने का आप लोगों को बात नहीं है, आप इसको याद कीजिए। रिपीटिशन वाला सवाल है, ठीक है, ये भी रिपीट करने का चांस बनेगा। इसी को वैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। जैसे आपके घर में जो मीटर पे यूनिट उठता है ना, वो यही एक यूनिट होता है। तो साइंस में जो एनसीईआरटी में एक सवाल भी था कि इसका वैल्यू फाइंड करना था। चलिए, एक कूलम जो चार्ज है, कूलम जो है किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। सी से इसको डिनोट करते हैं, सी फॉर कूलम। तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज में आपका 6.25 इंटू 10 का पावर कितना हो गया जी, 18 इतना होता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट के साथ फेरबदल किया है, इसको 0.625 इंटू 10 का पावर 19 में लिखा है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, आमतौर पे जो नॉर्मल लोग होगा वो भी इसको डिराइव कर लेगा अगर साइंस बैकग्राउंड से रहता होगा तो, लेकिन इतना डिराइव करने का दिमाग में वहाँ पे टाइम नहीं होता है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया कैलकुलेशन में तो बहुत लफड़ाबाजी हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सब चीज़ जो है स्टैंडर्ड चीज़ है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब साइंस का आपको बाय हार्ट मेमोराइज होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें से कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है उसके वजह से, ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जिसके वजह से आपको क्या होता है, एसिड रेन का समस्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो एसिड रेन बेसिकली क्या होता है कि जब आपका सल्फर का जो डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का अलग अलग जो ऑक्साइड होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है और रेनफॉल में एसिड का कंटेंट को बढ़ा देता है, तब उस फिनोमेना को कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अगेन एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड सवाल है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब नहीं करके आइएगा एग्जाम में तो फिर क्षमा नहीं है, ठीक है, फिर आप पढ़ाई नहीं किए थे, सीधा बात है। चलिए अगला सवाल है, मिल्क जो है, दूध जो है सो सफ़ेद क्यों होता है? वाइट कलर ऑफ मिल्क क्यों होता है? क्योंकि उसमें केसीन नामक एक पदार्थ होता है, उसके वजह से मिल्क का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। ये सब नॉर्मल बेसिक फैक्ट है, बहुत सारा स्टेट पीसीएस में ये रिपीटेड सवाल है, तो ये सब के लिए आप जो घटना चक्र से डायरेक्ट बन रहा है या जो लूसेंट से डायरेक्ट बन रहा है वो सब को आप हाई लेवल सवाल नहीं बोल सकते। अगला सवाल क्या है, वाइट बर्ड डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये देखिए, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक सेक्शन है जिससे 6 सवाल आपका होने वाला है। कुछ सवाल एग्रीकल्चर वाला आ गया है तो वो आपको फायदा ही करेगा। ये प्योर साइंस नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं क्योंकि प्लांट डिजीज वाला जो सेक्शन है वहाँ से डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। तो वाइट बर्ड डिजीज जो होता है वो जिंक के कमी से होता है, ठीक है। जिंक के कमी से आपको क्या होगा, वाइट बर्ड डिजीज, ये प्लांट का डिजीज है। प्लांट डिजीज का एक छोटा सा 1 पेज का सेक्शन है, एक भी नहीं, हमको लगता है आधा पेज का सेक्शन है लूसेंट में। जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 सवाल आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लूसेंट में छोटा सा सेक्शन है, उससे बहुत आपको फायदा होगा, 1 से 2 सवाल, यानी 2 से 4 नंबर का फायदा है, ठीक। बोरोन का कमी से क्या होता है, माइक्रोसिस ऑफ आंवला नामक बीमारी होता है। कॉपर के कमी से क्या होगा, डाई बैक ऑफ लेमन। मैंगनीज के कमी से क्या होगा, मार्श डिजीज ऑफ पी। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर लूसेंट से उठाया हुआ है चारों का चारों, ठीक। तो ये याद होना चाहिए, रिपीटिशन का अगेन बहुत बड़ा चांस है। अगला क्या है, ये भी आपका एग्रीकल्चर से आ गया। गोल्डन राइस जो है उसमें
बीटा कैरोटीन होता है। गोल्डन राइस बेसिकली क्या है, नॉर्मल राइस को फोर्टिफिकेशन किया जाता है बीटा कैरोटीन उसमें मिला करके, तो उसका कलर में थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस आता है। तो ये बीटा कैरोटीन का जो जीन है वो किस पौधे से उठाया जाता है, तो ये जो उठाया जाता है आपके डैफोडिल से, ठीक है। डैफोडिल का साइंटिफिक नेम हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इतना लंबा प्रोनाउंसिएशन भाई हम नहीं करेंगे, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि फिर से आए, हालांकि चांस कम ही है, लेकिन अगर आ गया तो फायदा करेगा। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज अल्कोहल की मात्रा अगर हो जाएगी मानव शरीर के खून में, तो जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। झारखंड के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, ये वाला सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि न्यूज़ में आप हमेशा सुनेंगे ये वाला चीज़। तो अगर 5% से ज़्यादा ह्यूमन ब्लड में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो इंसान की मौत हो जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, अगला सवाल क्या है, डायनामाइट बनाने में कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डायनामाइट बनाने में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जिसको क्या कहते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये ग्लिसरोल लिखा हुआ है जी, ग्लिसराइल होता है, तो चलो ग्लिसरोल ट्रायल नाइट्राइट इसी को मानेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी मतलब स्पेशल पेपर का, कोई टेक्निकल पेपर का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर सिविल सर्विसेज का सवाल है जी। तो ये सब आपको रिपीट मार सकता है, इसको याद करके जाएंगे। अगला सवाल क्या है, पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है, मस्टर्ड गैस एक पॉइजनस गैस है जिसका इस्तेमाल केमिकल वॉरफेयर में किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तो गैस देख करके गैस नहीं मारेंगे, अगर ऐसा सवाल होता तो आपके स्टेट पीसीएस में क्यों ही आता। तो गैस देख के गैस नहीं मारेंगे, इसका जो आंसर है वो लिक्विड होगा, ठीक है। ये एक तरह का लिक्विड होता है, लेकिन जब इसका इम्प्योर फॉर्म कहीं पे यूज़ किया जाता है तो इसका एक स्मेल आता है मस्टर्ड के जैसा, ठीक है। तो इसीलिए मस्टर्ड गैस इसको बोल सकते हैं, लेकिन है ये एक लिक्विड। अगेन देखिए ये सवाल रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, वो देखिए, वो एक टेक्निकल पेपर था, एई वाला पेपर से यहाँ पे रिपीट हुआ, या यहाँ से एई वाले में बोल सकते हैं, रिपीटिशन चलते रहता है। तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन जो है वो, उसमें किसका कोटिंग होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, टेफ्लॉन का कोटिंग होता है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये टेफ्लॉन ही लिखा हुआ है, ठीक है। टेफ्लॉन का केमिकल नेम आपका क्या था, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बन और फ्लोरीन से मिलके बनता है, ठीक है। बड़ा सा इसका फॉर्मूला है, वो याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको जानना है कि इसमें कार्बन और फ्लोरीन मिलेगा, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड होता है ये। अच्छा, मरा हुआ जो मछली होता है ना, उसमें एक बहुत घटिया सा सड़ा हुआ स्मेल आता है, वो स्मेल किसके वजह से होता है, तो अमीनो यौगिकों की वजह से, ठीक है, यानी कि अमीनो कंपाउंड की वजह से उसमें वो बदबू आता है, ठीक है। अच्छा, जो लोग समझदार होंगे, पढ़ाई अच्छे से किए होंगे, आप बताइए कि एग का जो रॉटेन स्मेल होता है, यानी कि अंडे का जो सड़ा हुआ बदबू होता है, वो किसके वजह से आता है, जरा कमेंट में बताइए। हम नहीं बता रहे क्योंकि ये सब कॉमन सवाल है, ये सब हम बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, ऐसे भी ये लेक्चर बहुत लंबा खींचने वाला है। रिस्पॉन्स पिछले वाले में उतना मज़ेदार था नहीं जी, थोड़ा लाइक और शेयर किया कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राइबोसोम बेसिकली क्या होता है। तो राइबोसोम आमतौर पे माना जा सकता है कि हाँ ये आरएनए, इसका सबसे सूटेबल आंसर आरएनए ही होगा, लेकिन राइबोसोम में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, तो इसका आंसर थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि बी और सी दोनों इसमें बैठ रहा है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आपका आरएनए होगा, ठीक है। राइबोसोम बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा है जो ओर है आयरन मिनरल का। आयरन का ओर इसमें से क्या है, बच्चा वाला सवाल है, झारखंड में रहने वाला, बहुत लोग जानता होगा। हेमाटाइट इसका आंसर हो जाएगा। हेमाटाइट जो है सो आयरन यानी कि लोहे के ओर को कहते हैं। क्रोमाइट जो है सो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रोमियम के ओर को कहते हैं। मैलाकाइट जो है सो कॉपर का ओर होता है, और बॉक्साइट जो है सो एल्यूमिनियम का होता है। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ के बारे में फिर से याद दिला देते हैं, पहला टेस्ट आपका फ्री है GS1 का, 10 टोटल टेस्ट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। लेकिन ये प्राइस भी अगर आपको देने का मन नहीं है तो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिसर का, ठीक है। तो ये कूपन कोड ऑफिसर वहाँ पे लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज़ में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से लेना है, वो सब चीज़ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन वो हमसे बात नहीं होगा जी, वहाँ पे एक बालक है, 10th पास है, वो उसको चलाता है, हम नहीं चलाते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, नाइट्रोजन जो है सो पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप
क्या है, यानी नाइट्रोजन जो है पौधे किस रूप में लेते हैं इसमें से। तो नाइट्रोजन का जब बात हो रहा है तो क्लोराइड कहाँ से हो जाएगा जी, हटाइए इसको। ऑक्साइड, अगेन नाइट्रोजन और ऑक्साइड का क्या लेना देना। ये दो ऑप्शन है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन नाइट्रेट और अमोनियम आयंस के फॉर्म में ये लोग लेता है, ठीक है। तो अमोनियम के फॉर्म में पौधा लेता है और नाइट्रेट के फॉर्म में पौधा न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है सॉइल से, ठीक है। तो आपको आमतौर पे जो फर्टिलाइजर वगैरह होगा उसमें भी यही कंपाउंड्स देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अरे महाराज खराबी शुरू हो गया इसका। चलिए अब देखिए, ये वाला जो है सो पिछला ही जेपीएससी में पूछा गया था, 2021 वाला सबसे रिसेंट में। इसमें से कौन जो है सो इंसेक्ट यानी कि कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है। तो मच्छर तो कीड़ा है, इसको हटाइए। स्पाइडर कीड़ा नहीं है, ठीक है। मकड़ी जो है सो कीड़ा के कैटेगरी में नहीं आता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सा सवाल था, लेकिन बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इसको गलत किया होगा। अच्छा, स्पीड जो है लाइट का, ठीक है, यानी प्रकाश की जो रफ्तार है वो एयर में, हवा में किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या डेंसिटी पे, तीनों में किसी पे नहीं, वो इंडिपेंडेंट है ना। उसको प्रेशर से मतलब है, ना टेम्परेचर से, ना डेंसिटी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नहीं कीवर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। तो गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी है, यूवी रे भी है। सुपरसोनिक वेव बेसिकली क्या है, साउंड यानी कि ध्वनि के वेव को कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अब इतना आप देखें तो आप यहीं पे अपने आप को नहीं रोकेंगे। आप जो पूरा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, इसी में विजिबल लाइट भी आता है, उसके बाद आपका रेडियो वेव हो गया। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सजाना, इसको वेवलेंथ के हिसाब से सजाना, कौन ज़्यादा है कौन कम है, एनर्जी किस में ज़्यादा किस में कम, ये वाला चीज़ देख लेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ रिपीट जरूर मारेगा। अगला सवाल क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जो है किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। कॉमन सा सवाल है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन जो है सो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें से क्या है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है, सब आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल क्या है, अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट मारा। दूध जो है सो सफ़ेद क्यों होता है, केसीन की वजह से। क्वेश्चन रिपीटेड है, ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। काला अजहर जो है किसकी वजह से होता है, तो लेशमेनिया, ठीक है, लेशमेनिया नामक एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। और ये फैलता किसके वजह से है, तो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। अगला, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है, विच मतलब यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर का बात हो रहा है, याद रखेंगे आप। तो देखिए आमतौर पे पहले ज़माना में जब ये पेपर छपा होगा तब पूरा का पूरा ब्लड डोनेट होता था। आजकल तो क्या है, ब्लड सेपरेटर यूनिट रहता है और ब्लड का जो अलग अलग कॉम्बिनेंट है, जैसे कि आपका आरबीसी अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मा ये सब अलग कर लिया जाता है, और एक ब्लड से बहुत सारे लोगों को, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है, ठीक है, एक बार कोई ब्लड डोनेट किया उससे। तो अगर ओवरऑल ब्लड में बात किया जाए तो आपका ओ नेगेटिव जो है सो माना जाता है कि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। लेकिन आपका ओ माइनस, ओ नेगेटिव जो है सो आपका आरबीसी के लिए, रेड ब्लड सेल के मामले में यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। जबकि ए बी पॉजिटिव जो है सो आपके प्लाज्मा के मामले में यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। पहले ये नॉर्मल सवाल था, लेकिन अब क्योंकि ब्लड सेपरेट करके डोनेट किया जाता है, तो मतलब उसका जो ट्रांसमिशन है सेपरेटर के माध्यम से होता है, तो रेड ब्लड सेल के लिए ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, लेकिन प्लाज्मा के लिए ए बी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। ये थोड़ा सा एक लेवल अप हो गया और ये सवाल आने का भी बहुत हाई चांस है। हालांकि इतना घुमा फिरा के जेपीएससी आमतौर पर इतना टेक्निकल जाता नहीं है। आमतौर पे हमको लगता है कि सेम सवाल ही रिपीट मार देगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल डोनर हो गया तो एक्सेप्टर वाला यहाँ पे घुमा के दे देगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी देख के जाइएगा तो अच्छा रहेगा।
अगला सवाल क्या है, पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कौन से तापमान पे होता है। तो पानी का डेंसिटी सबसे हाई कौन से टेम्परेचर पे होगा, हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन महाराज यहाँ पे तो दे रखा है केल्विन में, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 273 से इसको ऐड कर देंगे तो लगभग कितना आपका आएगा 277 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब बेसिक कॉमन फैक्ट है, सबको याद ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा हम कुछ बता नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ पे ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी में नहीं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जिनको देखना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ रहेगा, तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन सा ऐसा गैस है जिसका इस्तेमाल होता है फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए, राइपन करने के लिए, तो वो गैस का नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन से फलों को पकाया जाता है। ठीक, ये भी आजकल कॉमन सवाल हो गया, बहुत सारा स्टेट पीसीएस में सब रिपीट मार चुका है। ठीक, अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन जो है सो मेटालिक मिनरल नहीं है। इसमें से कौन मेटालिक मिनरल नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम मेटालिक नहीं है। हेमाटाइट हम लोग पहले पढ़े, क्या आयरन का होता है, बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। तो जिप्सम का यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि रिपीटेशन के चांसेस बनेगा। ठीक, अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज वाले यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है और बोला है कि इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो रिकेट जो है विटामिन डी के कमी से होता है, एकदम सही बात है, लेकिन बेरी जो होता है ना वो विटामिन B12 के कमी से नहीं होता, B1 के कमी से होता है। और B1 आपको यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, बाकी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए ये भी सही है, और स्कर्वी विटामिन सी ये भी सही है, लेकिन बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है। तो इससे हम क्या देखें, एक पूरा टॉपिक हमको हमारे सामने देखने के लिए मिला है। अगर इस टॉपिक को आप पहचानेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि समय का कमी है। तो डेफिशिएंसी डिजीज जो है आपको विटामिन मिनरल में पूरा पता होना चाहिए। और विटामिन बी जो है, बी अकेला सिंगल विटामिन बी नहीं कि बेरी रटे बेवकूफ़ बच्चा के जैसे और निकल लिए। विटामिन बी का एक पूरा फैमिली होता है, पूरा फैमिली का आपको एक तो साइंटिफिक नेम बढ़िया से पता होना चाहिए, उसके बाद किससे क्या बीमारी होता है वो पता होना चाहिए, और तीसरा चीज़ सोर्सेज भी पता होना चाहिए। और ये ना सिर्फ विटामिन बी का, पूरे सारे विटामिन के साथ आपको करना है। अब थोड़ा सा अपना लेवल आप बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे कुछ सवाल है, हिंदी वाले लोग पहले देख लीजिए, फिर इंग्लिश में हम आगे इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा। ब्लड के ऊपर फिर से सवाल आएगा, तो देखिए ब्लड जो है सो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है, अलग अलग बार रिपीट मारा है, तो ब्लड को और बढ़िया से डेप्थ में जाके थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू इसको माना जाता है। ठीक, इसमें से कौन सा पॉलीमरिक मटेरियल है, कौन सा पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है केवलार का। ठीक है, तो केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट से आप रिलेट करेंगे। इससे एक चीज़ और हमको अपने दिमाग में घुसाना चाहिए कि पॉलीमर वाला एक चैप्टर जो है सो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। पॉलीमर के बारे में हो सके तो थोड़ा पढ़ के जाएंगे, पॉलीमर से एक सवाल आने का चांस बन रहा है। अगला सवाल क्या है, थोड़ा बेतुका टाइप का सवाल हो गया कि कितना प्रोटीन चाहिए होता है एक वर्किंग वुमेन को हर दिन। ठीक है, तब इसका कोई सही जवाब तो होता नहीं है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, बॉडी का वेट कितना है उस वुमेन का, वो क्या वर्क कर रही है। ठीक है, ईंट भट्टा में वो मजदूरी कर रही है तो बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ता होगा, या फिर वर्किंग वुमेन तो कुछ भी हो सकती है ना, हो सकता है वो फौजी हो सकता है कि वो ऑफिस में वर्कर हो, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ये बहुत वेग टाइप का सवाल है, लेकिन फिर भी एक सूटेबल इसमें से 45 ग्राम बन करके आ रहा है, लेकिन इसका आंसर ये एग्जैक्ट नहीं होगा। आप नेट पे देखिएगा तो आपको अलग अलग रिकमेंडेशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन एजेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक वेग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो अपने चमड़ी से सांस लेता है, स्किन पे सांस लेता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉग। ठीक है, एक तो आपका अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म हुआ, और बहुत सारा एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग वो अपने स्किन से सांस लेता है जब पानी के बाहर निकलता है। तो अगला सवाल ब्लड का एक फिर से क्वेश्चन आ गया, प्लाज्मा में लगभग कितना वाटर होता है, पानी का प्रतिशत, वाटर का प्रतिशत प्लाज्मा में लगभग कितना आपको मिलेगा। तो 90 से 92% तक आपको पानी मिलेगा प्लाज्मा के अंदर। ठीक, तो ब्लड देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए टेफ्लॉन वाला फिर से आ गया। ठीक है,
तो इसको हम आगे बात करते हैं इस पर। और सूखी बर्फ़ के बारे में भी पूछा जा रहा है, हिंदी वाला लोग देखिए। देखिए टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन बेसिकली आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। फिर से रिपीट मार दिया है, तीसरा बार है जब टेफ्लॉन वाला सवाल आ रहा है, शायद तीसरा या चौथा बार। तो ये एक फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन नाम से समझ में आ रहा है जिसमें फ्लोरीन हो और जिसमें कार्बन हो। पहले भी हम इस पर आपको जोर दिए थे कि इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टेफ्लॉन के बारे में पीएचडी कर लीजिए, बहुत और कुछ भी हो सकता है कि पूछ दे। अगला सवाल ड्राई आइस पे था। ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए ड्राई आइस वाला सवाल है। बेसिकली ड्राई आइस कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होता है जिसको आप फ्रीज कर देंगे तो ये ड्राई आइस कहलाता है। यानी कि इसको जब जमा के सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे तो ये ड्राई आइस कहलाता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है ना, तो ये लिक्विड फेज पे नहीं जाता, ये डायरेक्ट गैस बन जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, कुछ सवाल आ सकता है। अगला हिंदी वाले लोग देख लेंगे इसको, थोड़ा सा पॉज करके इंग्लिश पे हम बात करते हैं थोड़ी देर में। चलिए इसमें से कौन जो है सो खरीफ का फसल नहीं है, हर कोई बता देगा, कोई बहुत बड़ा बात होता नहीं है। तो चलिए खरीफ का जो फसल होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपके बरसात के मौसम में बेसिकली इसका खेल तमाशा चलता है। तो मक्का का जो है ये इसमें गलत लग गया है, इसको आप इग्नोर मारिएगा। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। सरसों का खेत जो है, सरसों का फसल हमेशा आपको ठंडे के मौसम में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये आपका एक रबी क्रॉप हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हेपेटाइटिस बी का बीमारी होता है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको अलग अलग वायरस से होने वाला डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़, फंगस से होने वाला डिजीज़, प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़, ये सब आपको याद करके जाना है। लूसेंट में बहुत प्यारा सा इसका दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये सब बहुत हलवा सवाल है, एकदम लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं। अच्छा अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन जो है सो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट में। मेटल ध्यान रखिएगा, मेटल पूछा जा रहा है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी कि बाहरी जो पपड़ी है, इस पपड़ी में दूसरा सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है, मेटल यानी कि धातु। तो पहला सबसे अबंडेंट आपका एल्युमिनियम है और दूसरा में आता है आपका आयरन। तो इसका आंसर आयरन हो जाएगा। बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है क्या, लग रहा है 2 पार्ट में इसको करना चाहिए था। चलिए अगला सवाल क्या है, ड्राई सेल में इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट। ये भी शायद एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये भी आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, याद करना है। अच्छा हिंदी मीडियम वाले लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ पे भी देख लीजिए। चलिए अब पूछ रहा है आपसे कोबाल्ट 60 के बारे में। कोबाल्ट 60 का रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे क्या निकलता है, तो कोबाल्ट 60 से आपका निकलेगा गामा रे, ठीक है। गामा रे क्या है, सबसे हाई एनर्जी का रे है, ठीक है, हाई एनर्जी का, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का भी, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा गामा रे में, ठीक है। अल्फा रे बेसिकली क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा रे कहते हैं। यानी कि हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे ना, तो हीलियम में 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसको हम कहते हैं अल्फा रे। बीटा रे क्या कहते हैं, हाई एनर्जी आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो होता है उसको बीटा रे कहते हैं। गामा रे नॉर्मल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा वेव है, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार घूम फिर के आ रहा है, उसको देख के जाइएगा। अगला सवाल अगेन बचवा वाला सवाल है। ये सब चीज़, मछली जो है सो जमी हुई लेक में, फ्रोजन लेक में सरवाइव क्यों कर पाता है, तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि पानी जो है बॉटम के पास, यानी कि जो आपका तल होता है, ये जो झील है, इसका जो ऊपर है पूरा जम जाएगा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है सो कभी नहीं जमता है, ठीक है, कभी नहीं जमता है। इसका भी एक पूरा डिटेल रीज़न है, उतना डिटेल रीज़न आपको समझने का ज़रूरत नहीं है, बस ये फैक्ट आपको याद करके जाना है। तो वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए हिंदी वाले लोग।
चलिए अब आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के मामला में, तापमान के मामले में एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन, इसका क्या मतलब होता है? ये ओके नहीं हुआ जी। 0 केल्विन जो है इसका क्या मतलब होता है? तो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी भी टेम्परेचर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस को भी हम 0 डिग्री सेल्सियस को भी एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलने लगते हैं, लेकिन ये गलत होगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज़ थियोरेटिकली पॉसिबल, उसको 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम से जाना जाता है, जहाँ से केल्विन स्केल आपका शुरू होता है टेम्परेचर वाला। अगला सवाल क्या है? कुकिंग गैस। कुकिंग गैस बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका एलपीजी को ही कुकिंग गैस कहते हैं। तो कुकिंग गैस या एलपीजी किन किन गैसेस का मिक्सचर है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन के मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। फिर हिंदी वाले लोग इसको देखिए, पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एंडोस्कोप जो है, जो कि डॉक्टर के द्वारा इनसे किसी भी जो पेशेंट है उसके पेट के अंदर या उसके शरीर के अंदर के चीज़ को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोप कुछ नहीं होता है, एक तरह का ट्यूब टाइप का चीज़ होता है, जिसके सामने एक कैमरा लगा रहता है। कैमरा जो है सो लाइट को इस ट्यूब के माध्यम से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR करते करते यहाँ पर विजिट जो है इसको जो देख रहा होता है ऑब्जर्वर तक पहुँचा देता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोल दिए थे, गलती हो गया हमसे। लंबा लेक्चर लेने का यही नुकसान होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इसका आंसर। तो एंडोस्कोप में बेसिकली इतना लंबा जो लब्बो लबाव था, इसका यही मतलब हुआ कि एंडोस्कोप में किस प्रिंसिपल का प्रयोग होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेक्चर जो है पूरा प्रोड्यूस करने में, इधर उधर से क्वेश्चन लाने में, जुगाड़ करने में, एक्सप्लेनेशन खोजने में, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, सब कुछ करते कराते 10 घंटा से ज़्यादा तो लग ही जाएगा, हो सकता है 15 घंटा भी लग जाए। लेकिन अगर व्यूज़ अच्छा नहीं गया ना, बहुत दिक्कत होगा, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई इस वाला वीडियो में। चलिए अगला, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है रेयॉन को कहते हैं। रेयॉन को किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से। अगला, कौन सा ऐसा इसमें से ड्रग है यानी कि दवाई है जो कि एड्स वायरस पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है? तो हालांकि जिस समय ये पेपर आता है उसके हिसाब से इसका आंसर है ज़िडोवुडाइन। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए है ये इसका आंसर उस समय के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन अब इसका आंसर बदल चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग है, एक सिंगल ड्रग को पिन पॉइंट करना अब मुश्किल है। ठीक है, बाकी जो नीचे अगला ऑप्शन दिया हुआ है मिकोनाजोल, ये क्या है? फंगल का दवा, एंटी फंगल दवा है। ठीक है, फंगस को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नोनोक्साइनोल 9, ये जो दवाई है इसका, ये एक स्पर्मिसाइडल है। स्पर्मिसाइडल बेसिकली जो स्पर्म का किलर है उसको ये दवा है। ठीक है, इसको अप्लाई करने से स्पर्म का डेथ हो जाता है। ये एक तरह से आपको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। ठीक है, वायराजोल, ये क्या है? ये भी एक तरह का एंटीवायरल ही है, लेकिन ये एड्स वायरस के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाता। ये जो है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये अलग अलग तरह का जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, बट एड्स वायरस के लिए नहीं। अगला देख लीजिए, और अब इसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक वस्तु है जिसका वजन जो है मैक्सिमम कहाँ पर होगा, यानी कि उसका वेट, जैसे एक ये वस्तु है इसका वेट नापा जाएगा, तो मैक्सिमम वेट कहाँ निकलेगा? एयर में। एयर इसके ऊपर, जैसे वेट हम नापने के लिए ऊपर से इसको ऐसे टांगेंगे तो नीचे से एयर जो है सो प्रेशर लगा रहा होगा, तो वजन पूरा इसका अच्छा से नहीं आएगा। वाटर में और ज़्यादा इसमें नीचे से वजन लगा रहा होगा, वाटर भी। हाइड्रोजन में भी थोड़ा ना थोड़ा तो लगा ही रहा होगा, लेकिन वैक्यूम में नीचे से कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा, एग्जैक्ट जो इसका वेट है वही नपा जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेट आपको वैक्यूम में मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, वैक्यूम में बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेगा कि स्पेस का बात हो रहा है, और स्पेस में तो कोई भी चीज़ का वेट जीरो होता है। ठीक है, या वेटलेस बॉडी होता है। ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना है यहाँ पे। वैक्यूम आपको पृथ्वी पर भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी पे वैक्यूम क्रिएट करके हम किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम वेट ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल आप हिंदी वाले लोग देख लीजिए। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है उसके बारे में आपको विचार करना है। बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, एकदम सही बात है। क्विक लाइम का यानी कि चूना का आपका इस्तेमाल होता है किसमें? ग्लास में।
ठीक है, शीशा बनाने के इंडस्ट्री में क्विक लाइम का इस्तेमाल होता है, एकदम सही बात है। और जिप्सम का प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ये भी एकदम सही बात है। जिप्सम थोड़ा टाइम पहले लेक्चर में आ चुका है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए, हिंदी वाले लोग क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए और हम अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंसुलिन का जो इस्तेमाल है वो मतलब बेसिकली इंसुलिन का इस्तेमाल जो है सो कहाँ पे आप देखेंगे, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट लोग होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन क्या है, एक तरह का पेप्टाइड है, पेप्टाइड नाम का केमिकल है इंसुलिन। तो ये एग्जैक्टली उतना, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, काम उतना नहीं आएगा, लेकिन इंसुलिन के बारे में बेसिक जानकारी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्फोसाइट के जो सेल हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट का जो सेल्स है वो कहाँ पे बनेगा, तो ये आमतौर पे आपके लिम्फोसाइट लोग बोन मैरो में बनता है, ठीक है, बोन मैरो। लेकिन बोन मैरो आपको यहाँ पे ऑप्शन में लिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप लॉन्ग बोन ही मार सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर आपको बोन मैरो भी मिलेगा। तो ये आपका आंसर सबसे क्लोजेस्ट बनता है। एग्जाम में आपको यही देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपको चुनना रहता है, थिथरलॉजी नहीं करना होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एंटीजन के बारे में पूछ रहा है, एंटीजन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो एंटीजन बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गया। सेल में जब बाहर से कोई घुस जाएगा, ठीक है, कोई बाहरी लोग इस सेल में अगर घुस जाएगा तो सेल के अंदर का जो लोग होता है, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद होता है, ठीक है, बाहरी लोगों से, बाहरी चीज़ों से बचाता है। तो ये जो बाहरी चीज़ इस सेल में घुस रहा है ना, इस बाहरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एंटीजन। और इस एंटीजन से लड़ने के लिए, इस सेल को बचाने के लिए अंदर में जो चीज़ ये सब बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस चारों में से सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ये होगा कि दे आर केपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। यानी कि जब एंटीजन आता है तो शरीर में क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है एंटीजन के लिए, ठीक है। एंटीजन का बहुत फेमस एग्जाम्पल अभी क्या चल गया, सार्स CoV-2 वायरस, यानी कोविड-19 का जो एक वायरस है, जो अरे बड़ी गंदा ड्राइंग हो गया जी, ऐसा गोल वायरस है और इसके ऊपर में स्पाइक प्रोटीन लगा हुआ रहता है। ये न्यूज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा देख ही लिए होंगे। तो यही जो स्पाइक प्रोटीन है ये आपका क्या है, एंटीजन के रूप में काम करता है और इसके लिए एंटीबॉडी हमारा शरीर प्रोड्यूस करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी इसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके बैठ जाएगा तो इसका स्पाइक प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा, किसी सेल में ये घुस नहीं पाएगा। चलिए, ओनली मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल होता है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आराम से खुद से बना लेगा, क्या नहीं बना सकता। लेकिन कुछ कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है। तो संसार में ऐसे दो तरह के मॉलिक्यूल है, DNA और RNA, ये दोनों खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपी को बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, आ सकता है। चलिए अगला सवाल क्या है, डार्क मैटर के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सो डार्क मैटर के बारे में सही है। तो ये क्या है, इट कैनॉट बी सीन डायरेक्टली बिकॉज इट एमिट्स लिटिल रेडिएशन, यानी इसको डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा रेडिएशन निकलता है। ये गलत है क्योंकि थोड़ा भी नहीं निकलता है, ठीक है, एकदम जीरो रेडिएशन है। तो इट डज नॉट इमिट रेडिएशन एट ऑल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लगभग ब्रह्मांड का आपका 1/4 से ज़्यादा जो स्पेस है वो डार्क मैटर ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसको क्या कहते हैं। तो हम उसको एलोट्रोप नहीं, उसको मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। यानी कि मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी दिखाएगा तो मेटलॉइड के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक। चलिए हिंदी वाले लोग देख लीजिएगा, बाकी छोटा सा चीज़ें इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। इसमें से कौन सा, अरे क्या हो गया यार, ये सब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे छोटा हो गया है शायद, तो 1 मिनट हमको इसको सही करने दीजिए। चलिए, इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में, यानी कि
खून को जमने में मदद करता है, क्योंकि खून कहीं कहीं पे जमना भी ज़रूरी है। जैसे अगर आपको चोट लग जाएगा और खून इस जो चोट है इस चोट से बाहर बहते रहेगा एंडलेसली बहते रहेगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको चोट लगता है तो वहाँ पे खून अपने आप जम करके उसको सील डाउन कर देता है। तो इसके लिए कौन से विटामिन का ज़रूरत होता है? विटामिन के का ज़रूरत होता है। विटामिन सी आपको स्कर्वी से बचाता है। ये आपको एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट का बीमारी होता है। विटामिन डी जो है सो आपको क्या, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, यानी कि हड्डियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इम्यून सिस्टम में भी ये वर्क करता है। विटामिन बी एक सिंगल कोई विटामिन तो है नहीं, विटामिन बी का एक पूरा फैमिली है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको खुद से पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ हिंदी वाले लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। चलिए अगला सवाल है, इसमें से कौन जो है सो मेन कंपोनेंट है बोन और टीथ का, हड्डियों का और टीथ का। ये क्वेश्चन आपके जेएसएससी के भी एक एग्जाम में रिपीट मार चुका है, डायरेक्ट नहीं लेकिन घुमा फिरा के रिपीट मारा है। तो हड्डियों में और दांत में आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन जो है सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको? ठीक, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए विटामिन जो है अपने आप में एक फेवरेट टॉपिक, उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक फेवरेट टॉपिक बन के आ रहा है जेपीएससी का, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, थायामीन किसका है? विटामिन B1 का। रिबोफ्लेविन जो है वो B2 को बोलते हैं, और फॉलिक एसिड बोलते हैं B9 को। तो साइंटिफिक नेम सारे विटामिन का आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और इसमें बोलने का ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक नेम नहीं, उसके कमी से क्या बीमारी होता है और उसका सोर्स वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एंटीबॉडी के ऊपर अभी एंटीजन वाला क्वेश्चन आया था, अभी एंटीबॉडी वाला आ गया। एंटीबॉडीज दैट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। एंटीबॉडी के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है? तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए हिंदी वाले लोग, इसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, बाकी यहाँ बात करते हैं। एक प्लांट सेल जो है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में आपको न्यूक्लियस मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, लेकिन दोनों ही में आपको एक डिफरेंस होगा कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ पे, जिससे आप किसको रिलेट करेंगे? क्लोरोफिल को। क्या लिखा गया? क्लोरोफिल को, हाँ चलिए सही लिख रहे थे, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट भी आमतौर पे एनिमल सेल में नहीं मिलता, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ज़्यादा सूटेबल बैठता है आपका सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आपको प्लांट सेल में मिलेगा केवल। सीड का जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड के जर्मिनेशन के समय क्या होता है? तो हीट लिबरेट होता है, गर्मी लिबरेट होता है, यानी कि ये क्या हो गया? एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अच्छा, चमगादड़ यानी कि बैट, ये क्या है? तो एक मैमल है, ठीक है, स्तनधारी है बैट। हिंदी वाले लोग देखिए, चलिए अभी यहाँ आते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जो मेन डीकम्पोजर होता है, डीकम्पोजर यानी कि जब कोई चीज़ मर गया, जैसे ख़त्म हो गया, जैसे कोई पेड़ का पत्ता होता है, टहनी है, डाल है, ये सब गिर गया, तो फाइनली जब इसको सड़ा के मिट्टी में बदलने का जो काम होता है, ये कौन करता है? तो किसी भी इकोसिस्टम में ये काम फंगी और प्रोकैरियोट मिलके करता है। ठीक है, प्लांट एनिमल नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ खा सकता है, इसको गला नहीं सकता। प्रोकैरियोट और एनिमल, यहाँ भी एनिमल आ गया तो इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, यहाँ भी प्लांट आ गया, इसको भी काटिए। आंसर होगा फंगी और प्रोकैरियोट। अगला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, इससे किसका हेल्थ पता चलता है? तो इससे वाटर का हेल्थ पता चलता है, पानी का हेल्थ पता चलता है। ठीक है, जैसे कि कोई झील है, उसका हेल्थ आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से पता कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छा से बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे और भी तरह का सवाल जनरेट किया जा सकता है। बाकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, देख ही लिए हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन हिंदी में और इसी का अंग्रेजी वर्जन, जिसको थोड़ा
और एक्सपेंड किया जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सो जो सन से निकलता है उसको स्ट्रांगली कौन ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। स्ट्रांगली का यहाँ बात हो रहा है, ये कीवर्ड है कहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा थोड़ा करता ही है, वाटर वेपर भी थोड़ा थोड़ा करता ही है, लेकिन स्ट्रांगली जो है ऑब्जॉर्व करता है आपका ओजोन। इसी से आपका ओजोन परत बनेगा, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर आपको कौन सा एटमॉस्फेयर के लेयर में मिलेगा, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। हालांकि हमको लगता है, हम डाउटे कर रहे हैं कि यहाँ तक कोई बचा होगा। आमतौर पे इतना आगे तक नहीं टिकते हैं लोग, जब तक एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आएगा तब तक इतना लंबा वीडियो कोई यहाँ तक नहीं देखेगा, हमको श्योर है। लेकिन चलिए, अच्छा, परमानेंट हार्डनेस जो है पानी का, परमानेंट हार्डनेस है वो किस चीज़ की वजह से होता है, तो कैल्शियम का सल्फेट की वजह से होता है, ठीक है। जो आपका परमानेंट हार्डनेस होता है वो कैल्शियम के सल्फेट की वजह से होता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर जो पत्ता है उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल में आपको कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम मिलेगा। क्लोरोफिल का एक लंबा सा फॉर्मूला होता है, उसके लास्ट में मैग्नीशियम का भी लगा हुआ होता है। तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में मिलेगा। बहुत कॉमन सवाल है, शायद सब बहुत बार आ चुका है अलग अलग स्टेट पीसीएस में, घटना चक्र से डायरेक्टली सॉल्वेबल ये सब क्वेश्चन है। नाइलॉन जो है किसने इन्वेंट किया था, तो वैलेस कैरोथर्स ने किया था। ये हाई लेवल नहीं है, ये सवाल आ सकता है आपको, ये सब इन्वेंशन डिस्कवरी में पढ़ना चाहिए था। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सवाल हो गया, टफ हो गया, लेकिन ये भी करना चाहिए था, ठीक है। बाकी हिंदी वाले लोग यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ आते हैं। चांद जो है सो धरती का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आंसर हो जाएगा 27/1/3 दिन। अगला सवाल क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि बायो सेफ्टी पे आधारित है। बायो सेफ्टी के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिया गया था, उसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो अडॉप्शन का जो एग्जैक्ट डेट है वो है 29 जनवरी सन 2000। तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डेट हो सके तो याद रखेंगे आप। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरा जगह, ताकि इससे कोई रिस्क ना क्रिएट हो, उसके लिए ये था, ठीक है। अगला सवाल एक क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपका होता है उसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मॉडरेटर का इस्तेमाल बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन आपका होता है ना, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है इसका, ये बहुत फास्ट मूविंग होता है, तो इसको मॉडरेट करने के लिए, यानी कि इसके स्पीड को डिक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी वाले लोग देखिए, चलिए अब अगला सवाल आ गया, एंजाइम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक। अरे क्या इसको गड़बड़ी हो जाता है। चलिए, एंजाइम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो एंजाइम होता है एक तरह का प्रोटीन, ठीक। अगला सवाल थोड़ा सा हाई लेवल भी बोल सकते हैं इसको, इंजीनियरिंग वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे नॉर्मल आप जो 12th का जिसका फिजिक्स सही होगा, 9th 10th वाला भी वो भी कर लेगा। तो एक बॉम्ब है, ठीक है, एक प्लेन उड़ रहा था, ठीक है, ऊपर से एक प्लेन इधर से उधर जा रहा था। यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ से जो इसका एक अंदर का आदमी, एक पायलट जो है, एक बॉम्ब को रिलीज कर देता है नीचे, ठीक है, ड्रॉप करता है, ठीक। तो जब तक ये जो है नीचे पहुँचेगा ये बॉम्ब, उस वक्त तक ये प्लेन का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये प्लेन का लोकेशन कहाँ पे होगा। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, समझ में नहीं आएगा तो स्किप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि थोड़ा देर के बाद 10 सेकंड के बाद ये बॉम्ब जो है सो नीचे गिरेगा, तो ये प्लेन 10 सेकंड के बाद यहाँ तो रहेगा नहीं, यहाँ पहुँच जाएगा, कहीं आगे पहुँच जाएगा। लेकिन इधर का अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ये आपका इस वाले डायरेक्शन में प्लेन का जो स्पीड होगा, मान लीजिए उसका स्पीड था 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो बॉम्ब था, जब बॉम्ब ड्रॉप हुआ तो उसका भी इस डायरेक्शन में स्पीड तब तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही ना होगा, उधर उसका स्पीड चेंज तो नहीं होगा। तो अगर 10 सेकंड के बाद सेम स्पीड से प्लेन उड़ रहा है, वो यहाँ पहुँचेगा, तो बॉम्ब भी कहाँ पहुँचेगा, गिरेगा वो यहाँ नहीं गिरेगा, वो ऐसे ऐसे करके गिरेगा और यहाँ पे ही गिरेगा। यानी कि जहाँ पे ऊपर में प्लेन होगा वहीं पे ऊपर नीचे में बॉम्ब होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जब ऊपर नीचे देखेगा तो लगेगा कि जस्ट नीचे गिरा है, आगे पीछे कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बॉम्ब जो है सो वर्टिकली,
मतलब जो प्लेन है वो बॉम्ब के वर्टिकली अबव होगा। ये वाला चीज़ अगर समझ में आया, अगर धंसा तो ठीक है, अदरवाइज ये सब हाई लेवल का सवाल है। आमतौर पे सिविल सर्विसेज के पेपर में ऐसा सवाल नहीं देखने के लिए मिलता है, तो इसको अगर आप स्किप करना चाहें कर दीजिए। अगर फिजिक्स का थोड़ा ज्ञान है इसको फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत कोई मतलब ये आने लायक सवाल नहीं है, इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए इसको हम रहने दिए थे, अदरवाइज आने वाला सवाल नहीं है। अगला सवाल क्या है, आसमां है नीला क्यों? ये वाला एक गाने का लिरिक भी है शायद। तो आसमां नीला क्यों है? तो इसका आंसर क्या है, जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ कलर है वाइट लाइट का वो स्कैटरिंग की वजह से, बेसिकली स्कैटरिंग आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे इंटरफेरेंस है, ये सब कोई इसका आंसर नहीं होगा। स्कैटरिंग की वजह से आसमां का कलर नीला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आमतौर पे ये सब चीज़ कॉमन सवाल हो गया आजकल। अगला सवाल क्या है, सूरज जो है, सूरज का कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें आपको सन स्पॉट देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, सन स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। तो सन स्पॉट आपको देखने के लिए मिलेगा फोटोस्फेयर में। ठीक है, फोटोस्फेयर में आपको सन स्पॉट मिलेगा। बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको ये काला काला रंग का दिखेगा, जैसे ये ज़्यादा गर्म रहता है एरिया पूरा सूरज का, और बीच बीच में कोई कोई ऐसा ऐसा रीजन रहेगा जो थोड़ा बाकी से ठंडा रहता है, तो ये सन स्पॉट कहलाता है। ठीक, एलपीजी जो अभी कुकिंग गैस का क्वेश्चन आया था थोड़ा टाइम पहले, सेम क्वेश्चन रिपीट मारा है। एलपीजी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो उसमें मिलेगा आपको ब्यूटेन और प्रोपेन। तो क्वेश्चन का रिपीटेशन देख लीजिए आप, टेफ्लॉन वाला क्वेश्चन देखिए, चाहे एलपीजी वाला देखिए, और भी एक दो सवाल होगा जिसमें ध्यान नहीं गया होगा। तो क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट, ऑप्शन कुछ ना कुछ रिपीट मार सकता है। तो जो आपका 6 सवाल आने वाला है, हो सकता है कि आपका 1-2 सवाल यहीं से निकल जाएगा इसी लेक्चर से, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। और भी आप टॉपिक को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, अच्छा, फूड कंटेनर, यहाँ से फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो बायो का जो क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का होगा उसको स्किप मार दीजिएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा धातु है जो फूड कंटेनर यानी कि खाने का बर्तन बनाने के लिए सुरक्षित नहीं है? आंसर इसका लेड हो जाएगा। लेड जो है सो अनसूटेबल होता है हमारे हेल्थ के लिए। कॉपर तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि कॉपर के बर्तन में आप लोग खाए ही होंगे। जिंक भी, मतलब अब क्या बोले, बीच बीच का बात है, अगर इसमें एसिडिक चीज़ रखिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आमतौर पे रख ही सकते, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे बैक्टीरिया के इंक्रीज को या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोका जा सकता है? ठीक है, तो बैक्टीरिसाइडल, साइडल किसी के आगे लग गया यानी कि अभी थोड़ा देर पहले हम आपको स्पर्मिसाइडल के बारे में बताए थे, तो साइडल लग गया यानी कि उसको मारने वाला। ठीक है, तो बैक्टीरिसाइडल यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। एंटीसेप्टिक, बेसिकली एक तरह का क्रीम या फिर आपका लिक्विड वगैरह होता है जिससे बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की चीज़ों को मारा जाता है। जैसे आप सबके घर में बोरोप्लस होगा, तो ये एंटीसेप्टिक, ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है यानी कि उसके इंक्रीज को रोकता है। डिसइंफेक्टेंट बेसिकली कुछ नहीं, आपके घर में जो लाइजॉल वगैरह होगा, जो फिनाइल ये सब हम लोग डालते हैं, वही डिसइंफेक्टेंट होता है, तो ये भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता ही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे था तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जनरल साइंस का भी एक तरह से सवाल हो गया, इसलिए हम ये सब इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग का ऐसा प्रिंसिपल जिसमें हीट का यानी गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है फूड को प्रोसेस करने के लिए, यानी एक तरह से फूड को बचाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पैस्चराइजेशन कहते हैं। कुछ नहीं, ये पैस्चराइजेशन का क्वेश्चन है। तो पैस्चराइजेशन क्योंकि जनरल साइंस का एक टॉपिक है, इसलिए ये क्वेश्चन हम रहने दिए थे, बाकी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हम उड़ाए भी हैं। ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च या गोलकी जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, वो ऐसा है कि हीट देता है, जब अंदर में खाएंगे तो गजब का गर्मी टाइप का लगता है मुंह में। तो वो किसके वजह से लगता है? तो पेपर है, पेपर से बना पिपरीन, तो पिपरीन इसका आंसर हो जाएगा। ये सब भी आजकल कॉमन सवाल हो गया है। ग्लूटेन बहुत फैशन में चल रहा है इंस्टाग्राम में। ग्लूटेन जो है सो कहाँ से डिराइव होता है, यानी कि इसमें से किस में आपको ग्लूटेन नाम का चीज़ मिलेगा? तो ग्लूटेन आपको मिलेगा वीट में, गेहूँ में आपको ग्लूटेन मिलेगा, बाकी सब इसमें ग्लूटेन फ्री है। चलिए, अगला सवाल देखा जाए। 1 घंटा से पार शायद हो गया होगा अभी तक, या नहीं भी हुआ होगा, एडिटिंग पे निर्भर करेगा। चलिए, अगला क्या है? सॉल्ट इज़ अ बेटर फूड प्रिजर्वेटिव दैन शुगर। सॉल्ट जो है सो शुगर से अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव क्यों है? इसका आंसर है क्योंकि ये वेपर प्रेशर को बहुत कम कर देता है। ठीक है, फूड का जो वेपर प्रेशर है, यानी जिसके वजह से खाना इधर उधर बहुत ज़्यादा फैलता है, तो ये एक तरह से हाई लेवल टाइप का चीज़ हो गया। इतना आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं रहता है। सिविल सर्विसेज में बस इतना जानिए कि फूड और फूड को प्रिजर्वेटिव के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी को खींच लेता है और उसके अंदर जब पानी नहीं रहेगा तो
उसका सड़ने का, खराब होने का संभावना कम हो जाता है। तो आप इतना ही जानिए, बाकी इतना डिटेल में ही जानने की जरूरत नहीं था, ये हाई लेवल टाइप का चीज़ हो गया। ठीक, फूड इरेडिएशन, ठीक है, खाद्य विकिरण बेसिकली क्या है कि जैसे टमाटर है, इसके अगर ऊपर अगर हम यूवी रेडिएशन मार दिए, ठीक है, तो यूवी रेडिएशन क्या है, हार्मफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसके अंदर किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया होगा, ई कोलाई का बैक्टीरिया है, या फिर कोई मक्खी, मच्छर, किसी भी तरह का कीड़ा वीड़ा होगा, यूवी रेडिएशन से मर जाएगा वो, ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसका लाइफ का कहानी ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए फूड इरेडिएशन से हम इंसेक्ट को भी मार सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार सकते हैं, दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का अडल्टरेशन के लिए, यानी कि कॉफ़ी में जब मिलावट करते हैं तो उसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो कासनी यानी कि शिकोरी, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, घी का इस्तेमाल हम अडल्टरेशन के लिए तो नहीं करेंगे जी। अडल्टरेशन यानी मिलावट में हम कोई सस्ता चीज़ मिलाते हैं, महंगा चीज़ नहीं मिलाते हैं। अगला सवाल, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है उसमें मिलावट के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हल्दी पाउडर मिलावट के लिए लेड क्रोमाइट नाम के केमिकल का, माफ कीजिएगा, लेड क्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक येलो कलर इसका होता है, ब्राइटनेस इसको बढ़ाता है। साथ में एक और चीज़ है मेटानील येलो, ये भी आप हल्दी के अडल्टरेशन के लिए याद रखेंगे। ये सब कम जो है, अब आजकल ये सब सवाल जो है जनरल साइंस का पार्ट हो चुका है। इसमें से कौन जो है सो केमिकल हजार्ड है, इसमें से कौन केमिकल हजार्ड है, तो सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया का टाइप होता है, ये बायोलॉजिकल हजार्ड है, यानी कि बायोलॉजिकल खतरा है, केमिकल खतरा नहीं है, इसको हटाएंगे। ब्रोकन ग्लास का पीस, ये अगर आपके खाने में आ गया तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हटाएंगे। डायोक्सिन इसका आंसर हो जाएगा, डायोक्सिन एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है। जिंक केमिकल हजार्ड नहीं है, क्योंकि जिंक एक सही अमाउंट में अगर आपके खाने में रहेगा तो आपके लिए यूजफुल ही रहता है, तो ये हजार्ड की कैटेगरी में टोटली नहीं आएगा। लेकिन डायोक्सिन किसी भी मात्रा में आपके खाने में नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल बहुत बच्चा वाला है कि वेजिटेरियन फूड के सिंबल में आपको कौन सा रंग मिलेगा, तो हरा रंग मिलेगा, इसे गोला रख के बीच में ऐसे गोला रहेगा हरा रंग का। तो ये सब तो कॉमन सवाल हो गया। अच्छा, कॉमन सवाल बोल रहे हैं, यदि आपको कॉमन नहीं लग रहा होगा तो टेंशन में मत आ जाइएगा कि अरे कॉमन बोला जा रहा है पर हमको तो बहुत हाई लेवल लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत आमतौर पे हम एक जनरल पॉपुलेशन का बात करते हैं, बाकी अगर आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत का बात नहीं होता। किसी का साइंस अच्छा नहीं होगा तो उसका हिस्ट्री अच्छा रहता है, जिसका हिस्ट्री अच्छा नहीं रहेगा, किसी का साइंस रहता है, किसी का कोई और सब्जेक्ट अच्छा रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। क्या जो है सो मदद करता है किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी खाना का एसिडिक या अल्कलाइन चेंज, यानी कि बेसिकली क्या है कि किसी सब्सटेंस का पीएच मान लीजिए 7 है। ठीक है, मान लीजिए कोई खाना आप बना रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि सब्जी बनाए, उसका पीएच 7 था, आप नहीं चाहेंगे कि वो 7 से कम भी हो, यानी वो खट्टा बने, और 7 से ऊपर बने कि वो कड़वा उसमें स्वाद आ जाए। तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, उसके लिए बफरिंग एजेंट डालते हैं। ये भी थोड़ा सा फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपके काम का उतना ज़्यादा नहीं है। अगर याद रख सकते हैं तो रखिएगा कि बफरिंग एजेंट का इस्तेमाल एसिडिक और एल्कली नेचर को बैलेंस आउट करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो इंटेंशनली ऐड किया जाता है किसी खाने के मटेरियल में, जिससे कि उसका नेचर और क्वालिटी पे इफेक्ट होता है। इंटेंशनली डालने का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नेचर और क्वालिटी बदल जाए। नेचर क्वालिटी का बात करते हैं, फूड पॉइजन, अब जहर मिला के नेचर और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता होगा, हम ऐसा मान सकते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा फूड अडल्टरेंट, यानी खाद्य अपमिश्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अडल्टरेशन का ये क्लासिक आपका डेफिनेशन है। तो यहाँ से पूरा फूड सेफ्टी वाला है, थोड़ा सा ही बच रहा है, देख ही लीजिए। हम समझ रहे हैं आपके अंदर आ रहा होगा कि अरे स्किप मारो यार यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा 3-4 सवाल बच रहा है, ज़्यादा है नहीं। ठीक, इसमें से कौन सा जो है सो एक अडल्टरेंट है, यानी अपमिश्रक के रूप में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरिया, चाय में लोहे का बुरादा यानी आयरन फिलिंग्स इन टी, पेस्टिसाइड कीटनाशक, ये सब का सब एक अडल्टरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया जो है सो कहाँ पे आप डालते हैं, हमेशा आप लोग देखते होंगे दिवाली के समय में न्यूज़ में आ जाता है, मिल्क में, दूध में यूरिया को मिलाया जाता है। आयरन फिलिंग यानी कि लोहे का जो है एक तरह का चूरा आपको करके चाय में मिला दिया जाता है ताकि चाय का वजन बढ़ जाए। ठीक, पेस्टिसाइड जो है सो आपको आमतौर पे जो आपका फूड और वेजिटेबल है उसके ऊपर डाल के रखता है ताकि उसका एक चमक बना रहे और जल्दी उसमें कीड़ा नहीं लगे। तो एक तरह से ये भी एक अडल्टरेंट के ऊपर ही काम कर रहा है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे
फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग ऐसे तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड होता है वो बैक्टीरिया जो है फूड पॉइजनिंग करता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया फूड पे अटैक करता है, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है फूड में जब उसको कंज्यूम करना शुरू करता है तो कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, उससे वजह से हमको दिक्कत होता है। कुछ फूड पॉइजनिंग करने वाले बैक्टीरिया का नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जरूर इसको याद कीजिएगा, काम आएगा आपको एग्जाम में। अगला सवाल, हंटर लैब का इस्तेमाल किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है? तो कलर का मेजर के लिए किया जाता है। अगेन थोड़ा सा हाई लेवल टाइप का चीज़ है, बस डायरेक्ट इसको रट जाइएगा, बहुत ज़्यादा समझने वाला कंपोनेंट इसके अंदर नहीं बच रहा है। ठीक, अच्छा, टमाटर जो है, टोमेटो का ऑरेंज कलर, ध्यान रखिएगा, ऑरेंज कलर टोमेटो का किस केमिकल के वजह से होता है? आंसर हो जाएगा आपका लाइकोपीन के वजह से। ठीक, ये भी अगेन मतलब ठीक है, याद करिए, डायरेक्ट इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाला कोई एंगल है नहीं। अगला सवाल क्या है? ऑर्थोपीडिक्स। ऑर्थोपीडिक है एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसमें आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है या फिर किस चीज़ का स्टडी इसमें होता है ऑर्थोपीडिक्स में? तो आपका बेसिकली बोन हो गया, हड्डी हो गया, अब बोन से रिलेटेड, स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड चीज़, यानी कि आपके मसल्स वगैरह का भी स्टडी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ द ह्यूमन बोन्स एंड मसल्स, ये ऑर्थोपीडिक्स हो जाएगा। ह्यूमन स्किन जो आप पढ़ते हैं, यानी स्किन के डॉक्टर को आप क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा आपका, यानी डर्मेटोलॉजी, स्किन की पढ़ाई, ह्यूमन स्किन की पढ़ाई। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पढ़ाई, बेसिकली न्यूरोसाइंस आप इसको बोल सकते हैं या न्यूरोलॉजी बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, स्टडी ऑफ आईज, यानी कि जो आपका आँखों का जो स्टडी होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। और ईयर का पढ़ाई, ईयर का स्टडी या फिर ईयर के जो डॉक्टर हो वो आपको ओटोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक, ये आगे पीछे करके लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? बॉक्साइट से आप कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? बॉक्साइट ऑलरेडी आ चुका है, एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, कॉमन सवाल हो गया। और यहाँ पे वीडियो होता है ख़त्म, स्टार्टिंग में हम लोग पहुँच गए, जाते जाते बस वही बोलेंगे। अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा? एग्जाम क्लस्टर ऐप में फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके जैसे और भी दूसरे बहुत सारे आपका यूज़फुल पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा, अलग अलग सेक्शन का, जैसे हम डालते जाएंगे। देखिए बहुत मेहनत लग गया इस वीडियो को बनाने में, रिस्पॉन्स अगर ठीक नहीं लगेगा तो सीरीज़ डिसकंटिन्यू करेंगे, कुछ और देखेंगे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम मेहनत लग गया, 10-15 घंटा हमको इसमें झोंकना पड़ गया। और अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं दीजिएगा तो मुश्किल हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि हाँ, आपके लिए एज अ स्टूडेंट भी बहुत सारा अलग अलग प्रायोरिटीज़ होता है, लेकिन ये पूरे लेक्चर से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे। खासकर जब एग्ज़ाम से पहले देख के जाएंगे, रिवीजन में बहुत मदद मिलता है। और टॉपिक को आप इसमें आइडेंटिफाई करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ यदि लेना चाहते हैं हमारा तो ले सकते हैं, पहला टेस्ट फ्री है, 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, लेकिन इतना भी देने का ज़रूरत नहीं है। कूपन कोड हम आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुके हैं, अगर नहीं याद रहेगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है और टेस्ट सीरीज़ लेने का लिंक है, सारा कुछ हम आपको पिन कमेंट में, पहले कमेंट में लगा देंगे। वीडियो के रिस्पांस पे निर्भर करेगा कि आगे ये सीरीज़ पे कौन सा वीडियो और कैसा आता है। ठीक है, आप लोग को अगला जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना होगा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, तैयारी कैसा चल रहा है वो भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको शेयर कीजिएगा अपने किसी दोस्त के साथ, किसी ऐसे ग्रुप में जहाँ पे आप बाकी लोग प्रिपरेशन करते होंगे, ताकि हम लोग का थोड़ा ग्रोथ हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से करते रहिए और अपने अंदर शक्ति को भरते रहिए। जय हिंद।